Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully you will be fine. Lecture number 35, and today the topic is tension and acceleration in string. First we define tension in a string. String mean रस्सी. रस्सी में टेंशन क्या होता है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे टेंशन को. इट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू पुल एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेंशन. कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ बांध कर खींचते हैं या उठाते हैं, तो उस रस्सी में जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, उस स्ट्रिंग में जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, एक्सर्ट हो रही होती है, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं. देखें इस डायग्राम में, फिगर में देखें, स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांधकर सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है. तो देखें जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. वेट भी एक फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है. वेट की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है तो स्ट्रिंग को हम फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए. तो इट मीन्स स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. यहाँ पे देखें, कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग. द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर. स्टूडेंट देखें, स्ट्रिंग का एक सिरा जो है, एक एंड जो है वो स्टैंड के साथ बांध दिया गया है और दूसरे एंड के साथ वेट को सपोर्ट करके वेट को सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है. लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक. W ब्लॉक का वेट है. द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स. ब्लॉक स्ट्रिंग को, रस्सी को नीचे की जानब खींचता है बाय इट्स वेट, उतनी ही फोर्स के साथ जितना ऑब्जेक्ट का वेट है. दिस काजेज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. वेट के डाउनवर्ड अप्लाई होने से, क्योंकि वेट जो है वो स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन, तनाव क्रिएट हो गया है. द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज़ एक्टिंग अपवर्ड. अब वो स्ट्रिंग जो है उसने वेट को ऊपर की जानब उठाए रखना है, इसलिए फोर्स जो है, फोर्स ऑफ टेंशन जो है, इज़ एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक. ब्लॉक के ऊपर. एज द ब्लॉक इज़ एट रेस्ट, देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग. मीन्स टू से कि जब ब्लॉक जो है वो नीचे की जानब एक्ट नहीं कर रहा, सस्पेंड है, वहीं पे रुका हुआ है, एट रेस्ट पोजीशन है, साकन हालत में है, तो उस वक्त फोर्स ऑफ वेट और फोर्स ऑफ टेंशन दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. बैलेंस उसी सूरत में किया जा सकता है जब दोनों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी. मीन्स टू से वेट और टेंशन उस सूरत में इक्वल होंगे. Thus the tension T in the string must be equal and opposite to the weight of the block in case of rest position of the block. स्टूडेंट्स, इसमें आप एक और बात नोट कर लें कि अगर इस फिगर में जो ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ है, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये टेंशन से ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब नीचे की तरफ मूव करेगा इट मीन्स वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है स्ट्रिंग में. और अगर स्ट्रिंग जो है इसको पुल करके ऊपर की तरफ खींच ले तो इट मीन्स टेंशन ज़्यादा है और वेट कम है. वेल स्टूडेंट, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड टू बॉडीज़ की मोशन के बारे में हम दो केस को स्टडी करेंगे.
आज हम उसमें से पहले केस को स्टडी करते हैं, जिसमें वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब यहाँ पर देखें आप कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्ट्रिंग के दोनों सिरों के साथ बंधे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास जो है वो m1 है और ऑब्जेक्ट बी का मास जो है वो m2 है। अब स्ट्रिंग जो है उसमें जो टेंशन है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है कि रस्सी जो है वो बेलचक है। इनएक्सटेंसिबल मीन अनइलास्टिक, बेलचक, जिसमें कोई लचक ना हो। अब ये ए एक्सलेशन को शो कर रहा है, दोनों बॉडीज के एक्सलेशन जो है वो ए है और दोनों सेम है एक्सलेशन। हमने इन ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ना है और साथ में हमने इनके एक्सेलरेशन का, स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है और स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इस केस में। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, या ऐसे कह लें कि ए जो ऑब्जेक्ट जो है या m1 ऑब्जेक्ट जो है इसका वेट ज़्यादा है बॉडी ए का या ऑब्जेक्ट ए का एज़ कंपेयर टू बी। तो लिहाजा ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ए डाउनवर्ड मूव करेगा तो डेफिनेटली बी जो है वो दूसरे सिरे के साथ बंधा हुआ है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक, अब हम इसको स्टडी करते हैं। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। कंसीडर करें, फर्ज करते हैं कि जो m1 है मीन्स टू से ऑब्जेक्ट ए दैट इज ग्रेटर देन m2, मीन्स टू से उसका वेट लिखें, वेट ऑफ object m1 is greater than m2. The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं m1 और m2 जो हैं इनको ऑपोजिट एंड्स के साथ बांधा हुआ है। द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और स्ट्रिंग जो है, रस्सी जो है वो ये पुली जो है नज़र आ रही है इसमें से पास किया हुआ है, और ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है, मीन्स टू से इसमें किसी भी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं है। लिहाजा स्ट्रिंग जो है वो फ्रीली जो है वो मूव करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स टू से नहीं है। द बॉडी ए बीइंग हैवियर, ए जो है वो हैवियर है, मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड, फिर वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन दैट इज ए। लेट द एक्सेलरेशन बी ए। At the same time, the body B attached to the other end of the string moves upward with the same acceleration। क्योंकि मोशन जो है वो सेम है, जितनी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट A डाउनवर्ड मूव करेगा उतनी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट B अपवर्ड मूव करेगा। दैट्स वाई एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का सेम है। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली जो है वो उसमें कोई किसी भी तरह की फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। हैंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी, तो जो स्ट्रिंग में, रस्सी में टेंशन है उसको टी से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, फॉर बॉडी ए की बात करें हम, तो सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, तो हेयर हमें पता है कि उसका ए का वेट जो है वो टेंशन से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि उसने टेंशन की फोर्स को ओवरकम किया और वो नीचे मूव हो गया, डाउनवर्ड मूव किया उसने, ए ने। लिहाजा यहाँ पर वेट जो है वो ग्रेटर देन टी है। नेट फोर्स ऑन ए। स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो बस अप्लाई हो रही हैं बॉडी ए के ऊपर।
एक वेट और दूसरा टेंशन। अब दोनों में जो कौन सी फोर्स ज़्यादा है, वो वेट ज़्यादा है, लिहाजा नेट फोर्स जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि टी जो है वो अपोजिट सिमत में है, लिहाजा दोनों का डिफरेंस होगा। तो W माइनस टी इसलिए किया है क्योंकि W ग्रेटर था, हमने बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करनी होती है। अब नेट फोर्स ऑन ए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, लिहाजा जो फोर्स होगी लेफ्ट साइड पे वो एम ए होगा। अब बॉडी यहाँ पे ए है, तो हमने उसके मास को m1 से शो किया, तो लिहाजा एम ए की बजाय m1a राइट करेंगे, एंड इज इक्वल टू, अब वेट का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, वेट इज इक्वल टू होता है mg के, और बॉडी ए की बात हो रही है तो इट इज़ इक्वल टू m1g, और t एज इट इज़ राइट कर देंगे माइनस टी फॉर बॉडी बी। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि बॉडी बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अब W जो है वो लेस देन टी है, मीन्स उससे टेंशन ज़्यादा है वेट से, तो लिहाजा नेट फोर्स ऑन बी जो होगी, क्योंकि अब टेंशन की फोर्स ज़्यादा है वेट से, तो T माइनस W हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर आ जाएगा एम ए। अब B का मास m2 से ज़ाहिर किया गया, उसे लेट किया तो होगा m2a इज इक्वल टू T माइनस W फॉर बॉडी B, m2 के लिए। m2 का वेट क्या होगा, m2g, तो T माइनस m2g। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं यहाँ पर क्वेश्चन बॉडी के लिए जो हमने फाइंड की थी, ये वाली क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोनों क्वेश्चंस को ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, तो कैसे करनी है क्वेश्चंस को ऐड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो देखें m1a लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे का m2a, ये दोनों को आपस में ऐड कर दिया, इक्वल लगाया। अब देखें नंबर 1 में m1g माइनस टी है और यहाँ पर T माइनस m2g, ये दोनों प्लस कर दिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें नेक्स्ट स्टेप में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया है, तो आ जाएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2। राइट हैंड साइड पे माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो बच गया m1g माइनस m2g। अब m1g और माइनस m2g में g नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे, कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 माइनस m2। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे a को एज इट इज रहने दें, बाकी जो फैक्टर जो है m1 प्लस m2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ओवर में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट a की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब स्टूडेंट एक्सेशन फाइंड कर लिया हमने, अब टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 2 को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। तो देखें फर्स्ट सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में और फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में। इसी तरह से राइट हैंड साइड के साथ भी आपने ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर देखें आप लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए एक्सेलरेशन है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा m2 ओवर m1 और राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख दी है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। देखें राइट हैंड साइड पे m1g माइनस टी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो m2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 को आप राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, ये ओवर में इधर आके ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 इंटू टी माइनस m2g। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें m2 को पहले m1g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m2 m1 या m1 m2 कह लें, एक ही बात है। पहले m1 को लिख लें फिर m2 को लिख लें इंटू जी माइनस फिर m2 ने t के साथ मल्टीप्लाई करना था m2 t इज इक्वल टू m1 m1 ने भी मल्टीप्लाई होना है राइट साइड पे t माइनस m2g के साथ। तो ये देखें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन की हुई है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि टेंशन वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाना है, t वाली टर्म्स को। तो देखें m2 t लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके m1 t के साथ ये प्लस हो जाएगा और माइनस m1 m2g को आप राइट हैंड साइड पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ रहे हैं। अब देखें आप m1 m2g प्लस m1 m2g दोनों सेम टर्म्स हैं,
प्लस हो रही हैं तो इनके पीछे एक ही टर्म लिखेंगे, 2 आ जाएगा, 2m1 m2g। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, उस तरह ये सेम टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो पीछे 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे t जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में है, तो t कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t वाली साइड पे जो भी उसके साथ जो फैक्टर लगा हुआ है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। t वाली साइड पे राइट हैंड साइड पे t के साथ m1 प्लस m2 वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ओवर में चले जाएगा। सॉरी, ये t यहाँ पे जो ओवर में लिखा हुआ है ये नहीं लिखना, ये तो t इज इक्वल टू 2m1 m2g और m1 प्लस m2 ओवर में चला जाएगा। स्टूडेंट एक्सलेरेशन और टेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये इतना ही क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड केस जो है वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, डू यू नो, ये जो हमने देखी है फिगर देखी थी जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो मूवमेंट हो रही होती है उसे वर्टिकली मूवमेंट कहते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे हैं इसमें और पुली में से पास किया हुआ स्ट्रिंग को। ये जो मशीन जो है, ठीक है ना, या ये जो ऑपरेटर्स है, सिंपल मशीन है ये, डेफिनेटली पुली इज आल्सो अ मशीन, दैट इज सिंपल मशीन। तो इट इज़ एन एटवुड मशीन। तो एन एटवुड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस सच एज, देखें इसमें हमने स्ट्रिंग के साथ दो अनइक्वल मासेस जो हैं वो अटैच की हुई हैं, सच एज शोन इन फिगर। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley. This arrangement is sometimes used to find the acceleration due to gravity. इस अरेंजमेंट को कहते हैं एटवुड मशीन। स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म होता है। होपफुली आपने आज का लेसन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क में आपने आज का जितना भी लेसन है वो अच्छी तरह से लर्न करना है और उसको आपने राइट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।